अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। Everybody dance now. Feel the rhythm of the dhol. खासकर अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी है। और हमारा काम सिर्फ इन तथ्यों को पढ़ना नहीं है, हम इनमें थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल, देखेंगे कि इनके बीच क्या कनेक्शन है और ये खेल, सिनेमा और साहित्य की दुनिया के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो मिशन साफ है, इन नोट से सबसे जरूरी जानकारी निकालना, कुछ पैटर्न खोजना और समझना कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। तो चलिए ग्रैंड स्लैम टेनिस से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे फिल्म और साहित्य की दुनिया में चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रैंड स्लैम, ये टेनिस के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं। जी, सबसे प्रतिष्ठित। और इन नोट्स में इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका दिया है, AFBFU, मतलब अफबाओ। हाँ, ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, बी या डब्ल्यू से विंबलडन और यू से यूएस ओपन। ये क्रम तो ठीक है, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो है इनके कोर्ट का प्रकार, सब अलग अलग है। यही तो असली चुनौती है। मतलब साल की शुरुआत होती है हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ जनवरी-फरवरी में। फिर आता है फ्रेंच ओपन मई-जून में, जो क्ले कोर्ट पर होता है, लाल बजरी पर, जहां खेल एकदम धीमा हो जाता है। बिल्कुल। और उसके ठीक बाद जून-जुलाई में विंबलडन होता है, ग्रास कोर्ट पर, जो सबसे तेज है। और फिर साल का अंत अगस्त-सितंबर में वापस हार्ड कोर्ट पर होता है यूएस ओपन के साथ। तो एक ही साल में एक खिलाड़ी को 3 अलग-अलग सतहों पर खुद को साबित करना पड़ता है। ये वाकई कमाल की बात है। इन नोट्स में विंबलडन के बारे में कुछ और भी बातें हैं। ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, 1877 में शुरू हुआ। जी, और तब सिर्फ पुरुषों का सिंगल्स होता था। महिलाओं का सिंगल्स और पुरुषों का डबल्स तो 1884 में शामिल किया गया। और सोचिए, 1937 में इसका पहली बार टीवी पर प्रसारण हुआ था। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी बात रही होगी, खेल को दुनिया भर के घरों तक पहुंचाना। और रिकॉर्ड्स की बात करें तो पुरुषों में सबसे ज्यादा जीत रॉजर फेडरर के नाम है और महिलाओं में मार्टिना नवरातिलोवा। ये दोनों ही नाम अपने आप में लेजेंड है। और नोट्स में सबसे कम उम्र के विजेताओं का भी जिक्र है। हाँ, महिलाओं में 16 साल की मार्टिना हिंगिस और पुरुषों में 17 साल के बोरिस बेकर। मतलब इतनी कम उम्र में इतना बड़ा खिताब जीतना अविश्वसनीय है। और एक भारतीय कनेक्शन भी है जो बहुत जरूरी है। भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता महेश भूपति थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उनकी जीत ने भारत में टेनिस के लिए मतलब एक नया दरवाजा ही खोल दिया था। हाँ, एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा मिली। बिल्कुल। अब आते हैं 2025 के विजेताओं पर। यहाँ नोट्स में एक बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक दी गई है। अच्छा। पुरुष सिंगल्स में 1 का संबंध 3 से है और 2 का संबंध 4 से है। मतलब पहला और तीसरा ग्रैंड स्लैम एक ही खिलाड़ी ने जीता। हाँ, और दूसरा और चौथा भी एक ही खिलाड़ी ने जीता। अच्छा, तो 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन के विजेता एक ही हैं। जी, जेनिक सिनर। ओके। और फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, वो दोनों कार्लोस अल्कराज के नाम रहे। तो ये तो साफ दिखाता है कि पुरुष टेनिस में अब एक नई पीढ़ी आ गई है, सिनर और अल्कराज। बिल्कुल, फेडरर, नडाल और जोकोविच का दौर अब शायद हाँ, एक तरह से खत्म हो रहा है। लेकिन महिला टेनिस की तस्वीर बिल्कुल अलग है। हाँ, वहाँ कोई एक खिलाड़ी हावी नहीं है। चारों ग्रैंड स्लैम अलग अलग खिलाड़ियों ने जीते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन मैडिसन कीज ने जीता, तो फ्रेंच ओपन कोको गॉफ ने, और विंबलडन इगा स्वियातेक ने, और यूएस ओपन आरियाना सबालेंका ने। ये महिला टेनिस की गहराई को दिखाता है। मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और ये भी बताया गया है कि कुल मिलाकर सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। हाँ, वो भी रेस में है। उनके बाद राफेल नडाल का नंबर आता है। और सबसे ताजा अपडेट 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन का है। जी, जो 2026 साइकिल का पहला और अभी तक का एकमात्र इवेंट है। पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज हैं। उन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। ये बहुत प्रतीकात्मक है, एक युवा सितारे का एक लेजेंड को हराना। और महिला विजेता एलेना रेबाकिना है, जिन्होंने आरियाना सबलेंका को हराया। तो महिला टेनिस में भी बदलाव जारी है। तो ये तो हुई टेनिस की बात। यहाँ से अब सिनेमा की दुनिया में चलते हैं। जरूर। आईफा अवार्ड्स 2025, ये 25वां संस्करण था, मतलब सिल्वर जुबली, और जयपुर में हुआ था। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बॉलीवुड अब सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं रहा। सही कहा। और विजेताओं की लिस्ट भी काफी कुछ कहती है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला लापता लेडीज को। और बेस्ट डायरेक्टर का भी किरण राव को उसी फिल्म के लिए। ये बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, बहुत बड़ी बात, क्योंकि लापता लेडीज कोई टिपिकल मसाला फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक छोटे शहर की बहुत ही प्यारी कहानी है, जिसमें ह्यूमर भी है और एक सामाजिक संदेश भी। इसका जीतना दिखाता है कि अब अच्छी कहानी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए मिला। तो एक तरह से संतुलन बनाया गया है कलात्मक सिनेमा और कमर्शियल सक्सेस के बीच। और बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल। ये भी दिखाता है कि परफॉर्मेंस को स्टारडम से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। संगीत में भी बेस्ट गीत सजनी को मिला और गायक जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल रहे। मतलब अच्छी मेलोडी की आज भी जगह है। तो सिनेमा से अब साहित्य की ओर बढ़े। चलिए, अगला विषय है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और ये ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। जी, और इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए, एक शॉल और एक ताम्रपत्र है। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है भाषाओं की संख्या। ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं तो हैं ही। उनके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भी। यहीं पर इस पुरस्कार की खासियत है। ये सिर्फ संवैधानिक सूचियों तक सीमित नहीं है। राजस्थानी को शामिल करना उन बड़ी और जीवंत भाषाओं को सम्मान देना है जो अभी 8वीं अनुसूची में नहीं है। और अंग्रेजी को शामिल करना, वो ये स्वीकार करना है कि भारतीय लेखकों ने अंग्रेजी में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। ये ज्ञानपीठ से अलग है ना? वो 22+1 भाषाओं में मिलता है। जी, जबकि साहित्य अकादमी 22+2 ये भारत की भाषाई विविधता का सच्चा सम्मान है। 2024 के कुछ मुख्य विजेताओं के नाम भी दिए गए हैं। हाँ, हिंदी के लिए गगन गिल को उनकी कविता मैं जब तक आई बहार के लिए मिला है। और अंग्रेजी के लिए स्ट्रीन किरे को उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट के लिए। संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा और उर्दू में प्रोफेसर अतीक उल्लाह को भी सम्मानित किया गया है। ये सूची दिखाती है कि ये पुरस्कार सिर्फ उपन्यास तक ही सीमित नहीं है, कविता को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। बिल्कुल, भारत के हर कोने से, हर भाषा से बेहतरीन लेखन को एक राष्ट्रीय मंच मिलता है। तो हमने भारतीय सिनेमा और साहित्य की बात कर ली, अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर चलते हैं। ऑस्कर, अकादमी अवार्ड्स। हाँ, और ऑस्कर का भारत से एक बहुत पुराना और दिलचस्प रिश्ता रहा है। नोट्स में बताया गया है कि पहली भारतीय विजेता भानु अथैया थी। जी, 1982 में फिल्म गांधी के लिए उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार मिला था। ये वैश्विक मंच पर भारतीय तकनीकी प्रतिभा की पहली बड़ी पहचान थी। बिल्कुल, और उससे भी पहले 1957 में महबूब खान की मदर इंडिया ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। सोचिए, आजादी के सिर्फ 10 साल बाद। हाँ, भले ही वो फिल्म जीत नहीं पाई, लेकिन उस नॉमिनेशन ने ही भारतीय सिनेमा के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे। अब आते हैं 2025 के 97वें ऑस्कर पर। यहाँ बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनोरा को मिला। इसमें एक छोटी सी पर गहरी बात लिखी है कि बाफ्टा और ऑस्कर में एक्टर एक्ट्रेस के अवार्ड अक्सर समान होते हैं। ये एक बहुत अच्छा अवलोकन है। ये दिखाता है कि अब एक तरह का ग्लोबल अवार्ड सर्किट बन गया है। मतलब फिल्में और परफॉर्मेंसेज अलग अलग फेस्टिवल से गुजरते हुए एक लय पकड़ लेते हैं और ऑस्कर तक आते आते एक आम सहमति सी बन जाती है। अच्छा, ये बात है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड नो अदर लैंड को मिलना भी दिखाता है कि सिनेमा आज के वैश्विक मुद्दों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो आज हमने इन नोट्स के जरिए एक लंबी यात्रा की, टेनिस के ग्रैंड स्लैम से लेकर ऑस्कर तक। हाँ, हमने खेल में बदलते शक्ति संतुलन को देखा, आईफा के जरिए भारतीय सिनेमा की नब्ज टटोली और साहित्य अकादमी के माध्यम से भारत की भाषाई आत्मा को समझा। ये सब दिखाता है कि ये पुरस्कार सिर्फ विजेताओं की एक लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस साल की कहानी कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि कौन सी कहानियां महत्वपूर्ण समझी गईं, किन प्रतिभाओं को सराहा गया और हमारा समाज किन विचारों से जुड़ रहा है।